आज वीडियो के दो पार्ट्स हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट पे पूरा नज़र डालते हैं। जियो ब्लैक रॉक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं, इट मीन्स कि लॉन्च हो चुके हैं। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या हमें ऐसे फंड्स में फोकस करना चाहिए। जियो ब्लैक रॉक के जो फंड्स आ रहे हैं क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे एएमसी हैं जो आने वाले समय में सामने कई ऐसे फंड रखेंगे, बहुत ऐसे आपके सामने फीचर्स लेके आएंगे, बहुत सारे आइडिया लेके आएंगे जिससे आप काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या आपके पास बजट है, दूसरा क्या आपका रिस्क अलाउ करता है, तीसरा क्या आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में और जो भी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें कोई ऐसे फंड्स का ज़रूरत है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि जियो ब्लैक रॉक का लार्ज के फंड आया है तो क्या आपको एक लार्ज के फंड का रिक्वायरमेंट है आपके पोर्टफोलियो में? अगर है तो क्या आप वैसे फंड के साथ जाओगे जिसके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रिसर्च नहीं कर सकते, बड़े नाम के साथ आप यहाँ पे एक भरोसा जता रहे हैं। देखो मैंने कई बार इन्वेस्टर के सामने ये तथ्य रखा है कि देखो कोई भी एएमसी फर्स्ट फंड लेके आती है तो वो काफ़ी प्रचार करती है, कई ऐसे फीचर्स इन्वेस्टर के सामने रखती है, इन्वेस्टर को लुभाने की कोशिश करती है। आपको ऐसे चीज़ों से बच के रहना है। उनका काम है कि इन्वेस्टर को लुभाया जाए, जी हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन किया जाए। लेकिन आपका काम क्या है कि क्या वैसे फंड्स का रिक्वायरमेंट है। और मेरा ये एडवाइस है कि अगर वैसे फंड्स का रिक्वायरमेंट है, वैसे कैटेगरी के फंड्स का रिक्वायरमेंट है तो वैसे फंड का चयन करें। बस कुछ यहाँ पे डेटा है जो हाई कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखने को मिल रहा है, ना कि नए एनएफओ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कि एक बड़ा नाम है, आने वाले 2 महीने 6 महीने में रिटर्न अच्छा देखने को मिले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जी हाँ 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे फंड्स आपके परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एमसी का फंड ले लो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, ब्लैक रॉक का भी आपको रिजल्ट वैसा ही देखने को मिलेगा। तो बड़े नाम के पीछे आप ना भागें। चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट पे हम यहाँ पे मूव करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में एक सबसे बड़ा क्वेरी इन्वेस्टर के साइड से, क्या लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या एक सही स्ट्रैटेजी होगा? क्या इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा? इस पॉइंट को मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करूंगा। कई बार इन्वेस्टर ये क्वेरी जनरेट करते हैं और सोचते भी हैं कि यहाँ पे लोन ले लेंगे, लोन 12 से 13% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा लोन का, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ पे 14 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा, करीबन 2 से 3% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या रिस्क है? क्या इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कैसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल? लाइव एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे कि वाकई में क्या ये सही है भी या नहीं है जो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। देखो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि हमें करीबन 2 से 3% का गेन मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये काफ़ी टफ है और काफ़ी रिस्की है। चलिए एक लाइव एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लो कि आपने 5 लाख का लोन लिया और 5 साल के लिए यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया। अगर मैं 14% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लूँ, जी हाँ, तो महीने का आपका 11,500 का एक EMI बनता है। अब एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो, ऑन द एवरेज मैं समझता हूँ कि आपको 15% का वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। अब 14% का EMI है, 15% का आपको गेन मिल रहा है, तो कुल मिला के 1% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये सिर्फ 1% का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न का गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कई बार आपको कैपिटल से भी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। इट मीन्स में दिखेगा आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका फंड। तो ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़े रिस्क हैं। हम एक एक पॉइंट को लेके यहाँ पे समझेंगे। मार्केट का रिस्क काफ़ी बड़ा है। हमें ये दिख रहा है कि 1% का यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कई बार ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा।
अच्छा, जो इन्वेस्टर यहाँ 2015, 2014 या 2016 में इन्वेस्ट किए होंगे, 2020 मार्च में उनको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। अब ऐसे कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपका पैसा बना ही नहीं, और इससे क्या होगा, आपको अपना जो लोन उठाया है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो मार्केट का रिस्क है, मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक फ़िक्स रिटर्न नहीं है, वहाँ पे कभी रिटर्न ड्रॉप होता हुआ देखने को मिलेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन जो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है, आपको हर महीने देना ही देना है। दूसरा जो पॉइंट क्या है, ईएमआई का प्रेशर बना रहेगा। देखो, मान लो कोई ऐसा फिनेंशियली इमरजेंसी आपके सामने आके खड़ा हो गया, जॉब चला गया, वैसे कंडीशंस पे आपको तो ईएमआई तो देना ही है। आप ये सोच रहे हो कि मेरा जब तक जॉब है तो ईएमआई दे दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन हुआ 2020 के सिनेरियो में देखें तो उस समय बहुत लोगों का जॉब यहाँ पे चला गया था और वैसे कंडीशंस पे ईएमआई का बुरा हाल हो गया था। कभी ऐसा सिचुएशन हुआ जॉब को लेके तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी का देखो क्या है, आप जैसे मैंने बताया कि आपका लोन का जो ईएमआई है उसको तो पे करना ही है, एक गारंटी अमाउंट है कि इतना आपको पे करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है लगातार 6 महीने तक कोई रिटर्न ना मिले और लगातार 6 महीने तक आप ईएमआई पे कर रहे हो, अपने पॉकेट से नुकसान में हो, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है। और देखो, अगर आपने लोन नहीं पे किया तो उस पर आपके जो एक स्कोर्स हैं, क्रेडिट स्कोर्स हैं, उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2015 से 2020 का एक सिनेरियो लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डाटा लेंगे। अब जैसे देख लो, 2015 में मान लो कि आपने 5 लाख एक्सिस स्मॉल कैप में डाला होता, CAGR अगर हम देखें तो करीबन 21% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो, 5 साल में जो कॉर्पस होता करीबन 13 लाख के करीब में यहाँ पे प्लस होता। लोन जो रीपेमेंट आपने किया करीबन यहाँ पे 7 लाख के करीब में रखो, 60 EMI आपने दिए 11,500 के, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 6 लाख रुपए के करीब में। लेकिन अब दूसरे केस पे समझो, देखो अगर मैं जनवरी 2018 से जनवरी 2023 तक का आंकड़ा देखूँ तो यहाँ पे जो रिटर्न मिला है सिर्फ 8% के हिसाब से। तो फाइनल कॉर्पस जो यहाँ पे बन रहा है वो 7,40,000 के करीब में, लोन का जो आपका पेमेंट है करीबन 7 लाख के करीब में। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा वो 40 से 50,000 के रूप में होगा, जो कि रिस्क काफ़ी हाई है और सिर्फ आपने 40 से 50,000 रुपये अर्न किया। आपने देखा एक जगह प्रॉफिट ज़्यादा है, एक जगह प्रॉफिट कम है। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, मार्केट का सिनेरियो अगर अच्छा रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब है, लेकिन मार्केट का सिनेरियो सही नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। इट मीन्स कि सही टाइम पे अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया, पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया तो वाकई में यहाँ पे आपको नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। स्ट्रैटेजी कब काम करती है? कुछ कंडीशंस पे ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब होगा। सबसे पहले आपको मार्केट का एक डीपली अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जैक्टली मार्केट अगर यहाँ पे गिरता है तो कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ से मार्केट एक बॉटम बना सकता है। कुछ डीपली आप रिसर्च कर सकते हो, तब आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा। पॉइंट क्या है, अगर आप रिस्क हाई ले सकते हैं तब भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कामयाब होगा। अगर आप रिस्क हाई नहीं ले सकते, एक आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, पैनिक सिचुएशन में आके म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपके पास कोई एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए। स्टेबल इनकम सोर्स की अगर मान लो कुछ इमरजेंसी पड़ा, आपका जॉब नहीं रहा, तो कम से कम आप EMI को पे कर सको। जी हाँ, एक इमरजेंसी फंड भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो। तो जो भी इन्वेस्टर हाई रिस्क ले सकते हैं, काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ये उनके लिए सूटेबल है। जो भी इन्वेस्टर एवरेज रिस्क ले सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, काफ़ी कम रिस्क लेके चलना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी सूटेबल नहीं है। तो लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और फिर EMI पे करना, ये स्ट्रैटेजी तभी कामयाब होगा जब एक मार्केट में बॉटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। 2020 के मार्च में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते तो वाकई में एक अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता। अभी जो मार्केट करीबन 15-20% टूटा था, उस गिरावट में भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। मार्केट के हाई पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस है कि आपको नुकसान होगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपने फ़ंड का सिलेक्शन क्या किया है। क्या आपने सिर्फ एक ही फ़ंड का सिलेक्शन किया है और वो भी डेब्ट फंड का सिलेक्शन किया है? क्योंकि देखो, अगर आप एक
लोन लेके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली मैं ईएमआई के थ्रू पे कर दूंगा, तो डेब्ट फंड के सहारे जा रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पड़ेगा कि जो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट है उसको कम से कम हम पछाड़ सकें। अगर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो अगर 14% के आसपास का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है ईएमआई का, तो लार्ज कैप में आपको नुकसान हो जाएगा। लार्ज कैप में भी 13 से 14% का ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। आपको क्या चाहिए कि करीबन 16 से 17% का रिटर्न मिले, और उसके लिए आपको स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि मार्केट के बॉटम पे काफ़ी अच्छा काम करेगा लेकिन मार्केट के हाई नुकसान काफ़ी दे सकता है, और नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 80 से 90% होगा। और हर एक इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं है। तो आप इस वीडियो के थ्रू समझ गए होंगे कि क्या लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।